महिमा एक 25 साल की साधारण दिखने वाली लड़की थी। वो एक मध्यम वर्ग परिवार से आती थी। घर में माँ बाबा और उसका एक छोटा भाई था जो बाहर शहर में पढ़ाई करता था। महिमा ने भी मास्टर कर रखा था, आगे नौकरी करना चाहती थी, पर उसके बाबा की तबीयत खराब होने के कारण उसे भी शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। शादी अरेंज मैरिज थी। उसके पिता ने रिश्ता तय करवाया था। शादी के 3 महीने अच्छे खासे गुजरे थे कि केशव ने फिर से अपनी मुंबई वाली जॉब के लिए अपने पिता प्रवीण जी से बात करनी चाहिए। केशव, आपके कहने के मुताबिक मैंने शादी की, आपके कारोबार को भी ठीक राह पर ला दिया। अब मुझे अपना काम फिर से करना है। उसके पिता प्रवीण जी अनजान बने। कहाँ, हाँ तो सही सोचा है, इतने सारी ज़मीन है, क्या करना है, अपने हिसाब से देख लो। केशव, आप जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मेरे सपने यहाँ पूरे नहीं हो सकते। प्रवीण जी गुस्से से कहते हैं, हमने भी यही रहकर बहुत कुछ कमाया है। क्या तुम कुछ सुख सुख के लिए अपने परिवार से इतना दूर चले जाना चाहते हो? केशव बोला, आप समझने की कोशिश करिए। मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी है, जहाँ मेरा नाम हो, रुतबा हो। मैं यहाँ अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकता। कुछ देर बाद विवाद के बाद प्रवीण जी ने फैसला लिया कि तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी भी जाएगी। केशव उन्हें टालते हुए कहा कि मैं पहले वहाँ सेटल हो जाऊँ। केशव की माँ ने कहा, केशव को समझाते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारे साथ महिमा रहेगी तो हमें तुम्हारी कम चिंता लगी रहेगी। ऊपर से तुम्हारी अभी अभी तो शादी हुई है, ऐसे कैसे वो तुझसे दूर रहेगी? केशव ने कहा, माँ आप समझने की कोशिश करिए। वहाँ मैं दिन भर ऑफिस में रहूँगा। रहने के लिए अच्छा घर ढूंढना मुश्किल है इतना जल्दी। फिर अकेले क्या करेगी वहाँ पर? मैं आऊँगा ना उसे बाद में लेने। उसकी बात सुन उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे पता था अपने रिश्ते की सच्चाई। उसने खुद को संभाला, एक नज़र केशव की ओर देखा जो उसे देख रहा था। उसने माला जी से कहा, माँ ये सही कह रहे हैं, इन्हें हक है अपने सपने पूरे करने की। इन्हें जाने दीजिए, तब तक मैं इंतज़ार कर लूँगी। सब राजी हो गए। कल केशव जाने वाला था। वो अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रहा था। साथ ही उसने सोच लिया था उसे क्या करना है। वो अपने दोस्तों के बीच मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता था। उसने जैसे हमसफ़र की चाहत थी, उसमें कहीं भी महिमा फिट नहीं बैठ रही थी। हाँ, वो एक अच्छी आदर्श संस्कारी और पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे भी अपने दोस्तों की तरह खूबसूरत मॉडल ख्यालात आज के साथ जीने वाली लड़की चाहिए थी, न कि कोई डरी सहमी। कुछ देर बाद महिमा भी कमरे में आ गई। उसने देखा उसके हाथ में कुछ पैकेट्स और लड्डू का डब्बा था। महिमा ने उसे बेड पर रखा और कहा, ये माँ ने आपके लिए भेजा है, आप बता दीजिए, मैं कर दूंगी पैकिंग। केशव बोला, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं, मैंने कर लिया है। वो जाने लगी तो उसे रोकते हुए कहा, सुनो बात करनी है कुछ तुमसे। वो उसके सामने आई तो केशव ने बैठने को बोला। महिमा उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। उसे डर था कहीं ये रिश्ते ख़त्म करने को ना बोले। महिमा उसे देखने लगी। केशव बोला, देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैंने मजबूरी में शादी की थी। मेरा कोई इरादा नहीं था शादी करने का। ऊपर से तुम जैसी। महिमा नम आंखों से उसे देखती रही। कुछ भी चीज़ मुझसे तुम्हारी मैच नहीं करती। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। तुम मेरी तरफ से पूरी आज़ाद हो गई हो या नो, यहाँ डिवोर्स लेना बहुत बड़ा गुनाह है। मैं तुम्हारा सारा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना बोला और वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही उसके ठहरे आंसू आंखों से बह निकले। उसकी माँ ने तो उसे यही कहा था कि अब उसका पति ही उसका सब कुछ है, उसका कहा ही सब कुछ है, पर वो तो कभी उसे अपना माना ही नहीं। रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई। केशव जब सुबह कमरे में आया तो उसे सोता हुआ पाया। वो मासूम सी तकिए को पकड़े सोई हुई थी। उसे एकटक निहारता रहा। जब ध्यान आया तो उसने सर झटका। उसे आज अपनी आज़ादी मिलने वाली थी। वो ये सब नहीं सोचना चाहता था। वो नहा के कमरे में आता तो कमरे में नहीं थी। उसने चैन की सांस ली। जब से शादी हुई थी वो हमेशा उससे बसते रहता था। वो रेडी हुआ और बाहर आ गया।
महिमा सबको नाश्ता परोस रही थी। केशव भी चुपचाप आके बैठ गया। प्रवीण जी ने कहा, वहाँ पहुँच के फ़ोन करना और बहू से उसका हालचाल पूछते रहना। केशव ने बस जी पापा बोला और अपना नाश्ता करने लगा। उसके जाने का वक्त हो चला था। उसने सबको प्रणाम किया। महिमा को बस ध्यान रखने को बोल कर चला गया। शायद कभी ना आने के लिए महिमा गेट में खड़ी उसे जाती हुई देखती रही। उसने अब सोच लिया था कि वो अपने पैरों में खड़ी होगी और उसे उसके पैसों की ज़रूरत नहीं थी। बेशक वो इतना अच्छा नहीं थी पढ़ाई में, पर वो मेहनत करना चाहती थी। अब उसे काबिल बनना था अपने आत्मसम्मान के लिए। वो भले आए या ना आए, उसे यहीं रहना होगा, मजबूरी ही सही। उसने प्रवीण जी से इस बारे में बात करने की सोची। 5 दिन बीत गए थे। केशव का कोई फ़ोन नहीं आया था। वो अपनी ज़िंदगी में मग्न था, अपने वहीं दोस्तों के साथ, वहीं बैचलर टैग के साथ। किसी को पता न था उसने शादी कर ली, उसे भी बताना न था। घर, ऑफिस, काम और अपनी आज़ादी खुश था। वो अपनी ज़िंदगी में वैसे भी उसके पिता ने तो उसे वहीं बांधे रखने का सोच लिया था। दिन महीनों बीतते गए, मगर केशव घर को न आया न महिमा को अपने साथ ले गया। बस हर महीने उसके और अपने पिता के अकाउंट में पैसे डाल देता। प्रवीण जी भी अपने बेटे को बोल बोल के थक चुके थे कि आए और अपनी पत्नी को ले जाए। महिमा अब अपने ससुराल के साथ अपने मायके को भी संभालने लगी थी। वो भी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इससे प्रवीण और माला को कोई आपत्ति नहीं थी। वे सब भी मित्र बन चुके थे। संडे के दिन बाहर से कुछ लोगों के बात और बीच बीच में हंसने की आवाज़ आ रही थी। महिमा किचन में कोई नया डिश बनाने में मशरूफ़ थी। जब खाना बन गया तो उसे टेबल में रख वो भी बाहर गार्डन में आ गई। उसने उन चारों की तरफ आते हुए कहा, माँ बाप, मम्मी पापा, किस बारे में बातें हो रही है, मुझे भी बताइए। वो उनके सामने बैठते हुए कहा, महिमा के पिता आलोक जी। अरे आओ बेटा, कुछ नहीं, हम अपने कॉलेज और शादी के बारे में बात कर रहे थे। कैसे तुम्हारी माँ को मैंने पहली बार देखा था। महिमा की माँ नीता जी ने कहा, क्या आप भी शर्म नहीं आती बेटी के सामने ये सब कहते हुए। क्या माँ, मुझे भी तो पता होना चाहिए कैसे आप और बाबा मिले। माला जी ने कहा, सही कहा, इसी बहाने हम भी सुन लेंगे। मम्मी जी, आपको भी बताना है अपनी लव स्टोरी, मुझे भी सुनना है। प्रवीण जी ने कहा, अब क्या कहेगी मोहतरमा। सब हंसने लगे। कुछ देर बात करने के बाद सब खाने के लिए घर के अंदर चले गए। महिमा ने आज दाल बाटी चूरमा और पूरी खीर बनाई थी। सब खाने के बाद हॉल में बैठ गए। कुछ देर में महिमा के माँ बाप भी चले गए। प्रवीण जी ने महिमा को अपने पास बुलाते हुए कहा, प्रवीण जी ने महिमा से कहा, बेटा फ़ोन आया था केशव का। महिमा ने कहा, जी नहीं आया, शायद काम में बिज़ी होंगे, कर लूँगी मैं बाद में उन्हें कॉल। प्रवीण जी, हद हो गई, लड़के की 2 साल होने को आ रहे हैं, न घर आता है न फ़ोन पर अच्छे से बात करता है। ज़रूरत से बात करना तो उस जैसे गुनाह हो। उसे यहाँ बुलाना ही होगा। अच्छे पोस्ट में तो और क्या करना चाहता है, बहू को भी नहीं ले जा रहा। माला जी, उसे बुला लीजिए ना। उसे देखे न जाने कितना वक्त हो गया, पता नहीं किस गलत संगत में तो नहीं फंस गया। पहले तो घर हमेशा छुट्टी में 1-2 दिन के लिए भी आ जाता था। प्रवीण जी, इसमें आपके सुपुत्र की गलती है। कुछ ज़्यादा ही अपने सपनों में खो गया। सोचता हूँ कहीं उसे सुधारने की राह में मैंने महिमा के साथ बहुत गलत कर दिया। शादी के बाद जो प्रेम सम्मान पति से मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं। कहती नहीं, पर जानता हूँ अकेले महसूस करती है। देखा नहीं इसलिए कामों में ही लगी रहती है। माला जी बोली, इसी वजह से आपके व्यापार को भी उसने कितना आगे बड़ा बना दिया। ऊपर से हमारे छोटे से ऑर्फनेज को उसने घर बना दिया। अनाथ बच्चों को अपने मिल गए, बुजुर्गों को सहारा और ज़रूरतमंद का काम। परवीन जी, आपने सही कहा, उसके साथ हम गलत होने नहीं देंगे। अगर आज वो ना होती तो आज जो वो कुछ ना होता, बेटे से भी बढ़कर काम किया है। अब वक्त आ गया है वही अपने पुराने रूप में आने का। उसने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा। उसे मुस्कुराता हुआ देख माला जी ने कहा, मतलब आपने खेल शुरू कर दिया है।
प्रवीण जी ने कहा, बिल्कुल, कुछ दिन बाद आपके सुपुत्र आपके घर में आपके साथ होगा। आप सो जाइए, ज़्यादा मत सोचें, बस आगे देखते जाइए। माला जी उसे देखती रही। केशव आ रहा, उसकी जानकारी महिमा को नहीं थी। उसने सोच लिया था अगर वो इस रिश्ते को नहीं मानता तो उसे मजबूर नहीं करेगी। अब तक उसने खुद को इतना काबिल बना लिया था कि उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी। वक्त बीतता गया। एक शाम महिमा अपने कमरे में हिसाब किताब कर रही थी कि उसे बाहर से आवाज़ें आने लगी। शायद माँ जी रो रो कर केशव का नाम ले रही थी। उसे लगा शायद वो फ़ोन पे बात कर रही होगी। बाद में जब केशव की भी आवाज़ आ गई तो वो बाहर को दौड़ी। उसे अपनी माँ से लिपटा देख उसके पाँव वहीं ठहर गए। वो पिल्लर की ओट में छुप गई। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। इंतज़ार उसने भी किया था। उसका आखिर उसकी गलती क्या थी जो उसे वो इस तरह से छोड़कर चला गया था? क्या बस केशव को ही खुश रहने, अपने सपने पूरा करने का अधिकार था? उसे क्या उसकी खुशियों का महिमा आगे बढ़ न सकी? वो अपने कमरे में आ गई, खुद को संयमित कर अपने काम में लग गई। नीचे माँ बेटे के बीच प्यार नाराज़गी जाहिर हो रही थी। प्रवीण जी ने कहा, उसे अंदर तो आने दो, दूर से ही आया है, थक गया होगा। माला जी ने पकड़ लिया था उसके हाथों को, जैसे अगर छोड़ा तो वो भाग जाएगा। केशव ने कहा, माँ मैं कहीं नहीं जा रहा, इस बार लंबी छुट्टी लेके आया हूँ। माला जी बोली, इस बार तो तुझे जाने भी नहीं दूंगी। 2 साल बाद घर आया है, गया तो ऐसे गया कि वापस आया ही नहीं। केशव अपनी माँ के गले लग गया और कहा कि माँ, आ तो गया हूँ ना, अब भी शिकायत है आपको? मैंने भी मिस किया आप लोगों को। चलिए अब कुछ खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। वो सीढ़ियों से अपने कमरे में जा ही रहा था कि उसकी माँ ने उसको पुकारा। माला जी ने कहा, हाँ ठीक है, बहू से भी मिल ले, स्टडी रूम में बैठी काम कर रही है। उसे बताया नहीं था, तुझे देखेगी तो खुश हो जाएगी। जा बेटा जल्दी जा। केशव के मुंह से अनायास ही निकल गया, वो यहाँ है। उसे तो लगा था उसे न आने की खबर से वो चली गई होगी। उसने लिफाफा के साथ कुछ कागज़ भी भिजवाया था कि वो नहीं चाहता इस रिश्ते में, तलाकनामा में उसके साइन भी कर दिए। क्या वो नहीं गई तो उसे उसे तो लगा था आज़ाद हो गया वो इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से। वो घर भी इसलिए नहीं आना चाहता था ताकि उसके इंतज़ार में वो तंग आकर चली जाए। वो उससे मिलने नहीं गया। उसने अपने कमरे को देखा, वो वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। कुछ ही बदलाव आए थे। उसने अपना सिर झटका और नहाने चला गया। बाहर आया तो देखा महिमा खाना लगा रही थी। प्रवीण जी और माला जी पास बैठे उससे बातें कर रहे थे। ठहाका लगा, कभी कभी हंस भी रहे थे। उसकी नज़र महिमा की ओर चली गई। वो आज भी वैसे ही लग रही थी, पर उसके चेहरे पर अलग ही चमक था। आत्मनिर्भर से भरा उसकी मुस्कान उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। केशव भी उसे देखता हुआ पास रखे कुर्सी पर बैठ गया। उसके आते ही वो थोड़ा असहज हो गई। केशव को भी उसने खाना दिया और वो भी बैठ गई। प्रवीण जी और माला जी ही बातें कर रहे थे। वो दोनों बस बीच बीच में थोड़ा बात कर ले रहे थे। माला जी ने कहा, क्या हो गया बेटा, आज तुम चुप चुप हो, बात करो केशव से। इतने दिनों बाद आया है या हमसे शर्मा रही हो? वो दोनों ही अचरज में आ गए। बात? महिमा ने केशव की ओर देखा जैसे कह रही हो, हमारे बीच बातचीत ही कहाँ होती है जो कुछ कहते। केशव ने बात संभालते हुए कहा, माँ बातें होती रहेगी, पहले खाना खा ले, मैं थक गया हूँ। प्रवीण जी जानते थे उनके अनबन को, इसलिए वो चुप थे। वो चाहते थे वो दोनों ही अपने रिश्ते को ठीक करें। खाना खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। महिमा को अजीब लग रहा था कमरे में जाना, तो था ही। उसे गहरी सांस ली, वो कमरे में आ गई। केशव अपने फ़ोन में लगा था। उसके आते ही वो उसने देखने लगा। महिमा ने पानी की बोतल टेबल पर रख दिया। उसकी ओर देखते हुए शांत भाव से कहा, आप जब नहीं थे तो मैं यहीं सोती थी। अभी अगर दूसरे कमरे में गई और किसी को पता चला तो बुरा लगेगा। मैं सोफे पर सो जाऊंगी। जैसे ही वो जाने को मुड़ी, केशव ने उसे रोकते हुए कहा, यही बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। और वो सोफे पर बैठ गया तो उसे कुछ देर देखी, फिर उसके लिए एक कंबल निकाल दिया। उसको देते हुए कहा,
रात को ठंड लगती है, ओढ़ लीजिएगा। फिर वो भी उसकी दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। केशव उसे देखने लगा। उसे महिमा के लिए बुरा लग रहा था। उसने तो सोचा था उसने तलाक पेपर पर साइन कर दिया होगा, अपना जीवन जी रही होगी। उसे कहाँ पता था वो आज भी उसके नाम का सिंदूर लगाती है। उसने कल इस बारे में बात करने की सोची और सो गया। महिमा भी इसी उधेड़ बुन में थी कि कैसे वो केशव के साथ एक कमरे में रहेगी। कहने को वो पति पत्नी थे, फिर भी एक दूसरे के लिए अजनबी थे। अगली सुबह आज माला जी सब अपने बेटे की पसंद का नाश्ता बना रही थी। प्रवीण जी गार्डन में बैठे किसी गहरी सोच में गुम थे। महिमा उन्हें चाय देने आई तो देखा वो अब भी कहीं खोए हुए हैं। उसने उन्हें आवाज़ दी, उनका ध्यान टूटा तो देखा महिमा चाय के लिए खड़ी थी। प्रवीण जी ने कहा, लाओ भाई चाय पी लिया जाए। उन्हें चाय देते हुए महिमा ने कहा, पापा मैं देख रही हूँ आप कुछ परेशान में लग रहे हैं, कुछ बात है तो बता सकते हैं। प्रवीण जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तेरे हिस्से की खुशी मिले। तुम दोनों हमेशा खुश रहो एक दूसरे के साथ। ये भी नहीं कह रहा कि उसकी गलती के लिए माफ़ कर दो, तुम्हारी खुशियाँ भी उसी के साथ है, जानता हूँ। बस अब जल्दी सुलह हो जाए तुम लोगों की, बस यही सोच रहा था। महिमा ने कुछ नहीं कहा। उसने ट्रे लिया और अंदर आ गई। वो उसे देखते रहे। प्रवीण जी और माला ने उसे हमेशा बेटी माना था, अपने बेटे के कारण और दुख नहीं चाहते थे उसके जीवन में, इसलिए उन्होंने उसको अपना कारोबार उसके हाथ सौंपा था। उन्हें पता था अगर खाली रही तो उसका मन अवसाद हो जाएगा। उन्हें अपनी बेटी पर भी भरोसा था कि वो सब संभाल लेगी, और उसने इनके कारोबार को अच्छे से संभाला भी था। अब इनके रिश्ते को सुधार करने की ठान ली थी। केशव भी जॉगिंग से आ रहा था और नहा धोकर सीधे डाइनिंग हॉल में आ गया। सबने एक साथ नाश्ता किया। सब हॉल में बैठे थे कि महिमा अपना बैग और कुछ फाइलें पकड़ के आ रही थी। केशव ने देखा वो पीले प्लाजो कुर्ता पहने बालों को बांध रखा था, चेहरे में एक मुस्कुराहट लिए उनकी ओर आ रही थी। केशव ने उसका ऐसा रूप पहली बार देखा था। उसे ग्लानि हो रही थी कि खुद से कैसे उसने उसके बाहरी सौंदर्य के लिए उसकी अंतरात्मा की सुंदरता को देखा ही नहीं और अपनी धारणा बना ली थी कि वो उसके लायक नहीं। उसे खुद के ही सोच पर शर्म आ रही थी, पर उसने सोच लिया था वो अपने किए के लिए माफ़ी मांगेगा। अपनी गलती की सज़ा पाने को वो तैयार था। उसके पिता ने जब बताया कि उसे अब उनके तलाक की खबर थी, उसे डर लगा था कहीं उसके पिता उससे बात करना ही बंद कर दे। उन्होंने उसे समझाया। उसे और एक बात पता चली कि वो तलाक नहीं ले सकती, उसके पिता को बहुत दुख पहुंचेगा। वे स्वस्थ हैं, अगर ऐसा हुआ तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उसने ज़िंदगी भर इसी रिश्ते में रहने का फ़ैसला लिया। उसे बहुत दुख हो रहा था महिमा के लिए। अपनी नादानी में उसने अपनी महत्वाकांक्षा को ज़्यादा महत्व दे दिया था, जिसका नतीजा भी शायद उसे मिल गया था। महिमा के ऑफिस निकलने के बाद वो भी उसके ऑफिस पहुंच गया। उसने देखा काफ़ी सही ढंग से उसने कारखाने को संभाल रखा था। उसके पिता का कपड़ों का कारोबार था, इसलिए उसे इस काम में भी कभी कोई रुचि नहीं थी। उसे बचपन से ही बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन किसी बड़ी कंपनी में काम करना था, जो उसने किया भी। उसने देखा महिमा ने इसे कंपनी के जैसे डिपार्टमेंट और टीम वर्क की तरह सब में कामों को बांट रखा था। उसने पियोन से कहने को बोल दिया कि उसके कारखाने आने की खबर उसे दे दे, ताकि उसे देख कहीं वो दुखी ना हो जाए। महिमा अपने कैबिन में बैठी बजट की फाइल देख रही थी कि पियोन ने केशव के आने की खबर उसे दी। उसने उसे अंदर लाने को बोल दिया। महिमा अपने ही उलझन में थी। अब यहाँ किस लिए आए? कहीं फिर तलाक की बात करने तो नहीं आए? क्या करूँ, छुप भी नहीं सकती। इसे उधेड़ बुन में थी कि दरवाजे में नोक हुआ। उसके उसे अंदर आने को कहा। महिमा बोली, आप यहाँ कुछ काम था? कि उसके सामने बोला भी नहीं जा रहा था। केशव ने कहा, क्यों नहीं आना था तो मैं चला जाता हूँ। उसने उसे चिढ़ाया। महिमा बोली, नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आइए बैठे, कुछ चाय या कॉफ़ी लेंगे? केशव ने कहा, हाँ कॉफ़ी चलेगा। महिमा जी
ने कहा, 2 कॉफ़ी मंगवा ली। पहली बार था जब दोनों साथ कमरे में अकेले बैठे, एक दूसरे के सामने बैठे थे। महिमा के लिए तो जैसे ये पल थम सा गया। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन पहली बार अपने पति के साथ होना उसे अलग ही सुखद एहसास दे रहा था कि उसने अपना सिर झटका। नहीं, मैं इन्हें माफ़ नहीं कर सकती। उसने अपने चेहरे में कोई भाव आने नहीं दिया। केशव ने कहा, तुमने अच्छे से सब मैनेज किया है, इम्प्रेसिव। उसने उसकी दिल से तारीफ की, बाकी काबिल तारीफ था। महिमा जी बोली, जी शुक्रिया, पापा की वजह से ही पाया छोड़ा। आप बस कारखाने देखने तो नहीं आए होंगे, केशव ने मुस्कुराकर कहा। काफ़ी समझदार हो गई हो। हाँ, वक्त के साथ खुद को भी बदल लेना चाहिए, वरना लोग आपको पिछड़ा बोल छोड़ जाते हैं। उसके आंखों में थोड़ी नमी आ गई, पर संभाल लिया। केशव बोला, मेरी माफ़ी मांग लेने से तुम्हारे दुख दूर नहीं कर सकता, फिर भी आई एम सॉरी। मैंने अपने फ़ायदे के आगे तुम्हारा क्या हालत होगा देखा ही नहीं। मैं अपने प्रति इतना सेल्फिश हो गया कि तुम्हें मैंने कुछ नहीं समझा। महिमा बोली, तो अब आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूं? कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश की? बस चले गए छोड़कर। फिर वो तलाक के पेपर आपके शहर में, ये मामूली बात होगी हमारे यहाँ। सोचा भी था दे दूं, फिर बाबा का ख्याल आया कि कैसे उन्हें बताती कि जिस बेटी का उन्होंने इतने अरमान से शादी करवाई थी, 6 महीने हुए नहीं कि टूट गया। उन्हें आप पर विश्वास था कि आपके साथ मेरा भविष्य स्वर्णिम है। कैसे उनके अरमानों को टूटने देती? बोलिए। 2 सालों में लोगों से जो ताने मिले, बिना कोई उम्मीद के एक ऐसे रिश्ते में रहना जहाँ कोई भविष्य ही नहीं, न पति है न उनका साथ है। क्या गुजरी होगी मुझ पर, अंदाजा है? रोते रोते महिमा की हिचकियाँ बंधने लगी थी। केशव के एक फैसले ने उसे कितनी तकलीफ दी थी, उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने कस के उसको सीने से लगा लिया। महिमा उसकी बाहों में आते ही बिफर पड़ी। आज इतने सालों में जो सहा था, उसके आंसुओं से बह जा रहा था। उससे लगी वो रोती रही। केशव ने उसे ऐसे ही पकड़े रखा। कुछ देर बाद उसने देखा तो महिमा सो चुकी थी, उसके सीने से लगकर। शायद रोते रोते आंख लग गई। उसने देखा उसके आंखों में आंसू के छाप हो गए थे। शाम हो चला था। उसने गार्ड से ऑफिस लॉक करवा महिमा को अपने बाहों में उठा, उसे कार में ले गया और बैक सीट में उसे सुलाकर धीमे गति में चलकर घर आ गया। केशव महिमा को अपने बाहों में उठाकर अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि माला जी दिख गई। अगर माँ ने इसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? माँ तो यहीं आ रही है। वो मन ही मन सोच ही रहा था कि माला जी चलते हुए आई। महिमा को ऐसे देख वो परेशान हो गई। बेटा, क्या हो गया इसे? सुबह तक तो ठीक थी, ऐसे क्यों सोई है? अपनी माँ को परेशान देख केशव बोला, माँ आप परेशान न, बस इसका बीपी लो हो गया था। आप परेशान न हो, डॉक्टर को दिखा लाया हूँ, उन्होंने इंजेक्शन दे दिया है। ठीक है, चल इसे कमरे में ले जा, मैं तेरा और इसका खाना भी कमरे में ले आती हूँ। इतना बोल वो नीचे किचन में चली गई। केशव उसे एक कमरे में सुला दिया। अब उसे टेंशन हो रही थी कि महिमा के कपड़े की कैसे चेंज कराया जाए। उसने अपनी माँ को आते देखा तो वो उसके पास आया और बोला, माँ क्या आप प्लीज़ इसके कपड़े चेंज कर देंगी? इन कपड़ों में उसका सोना ठीक नहीं होगा। वो अपने बेटे की परेशानी देखी तो उसके गाल को थपकाते हुए बोली, इतना परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी। तू बाहर जा, मैं कर दे रही हूँ। केशव बाहर चला गया। इतने में वो भी दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदल आया। जब कमरे में आया तो माला जी जा चुकी थी। उसने महिमा को अच्छे से कंबल ओढ़ाया, उसके सामने चेयर डाल बैठ गया और उसके चेहरे को निहारने लगा। आज उसके कारण उसका ये हाल था। उसे पता था उसने गलती की है और पूरी कोशिश करेगा महिमा को मनाने की। वो सोचता सोचता सो गया। अगली सुबह जब महिमा उठी तो उसके हाथ में कोई भर महसूस हुआ तो वो नीचे देखी तो पाया केशव उसके हाथ को अपने सर के नीचे दबा के सो रहा था। उसने कुछ देर उसे देखती रही। उसे आज थोड़ी कमजोरी महसूस हुई। फिर अपना सर झटक दी, उसका हाथ अलग किया। फिर केशव को पतला सा चादर ओढ़ा नहाने चली गई। जब वो बाथरूम से बाहर आई तो देखा केशव भी उठ चुका था।
कुछ देर उनकी नज़रें मिली, फिर दोनों ही इधर उधर देखने लगे। केशव ने देखा उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था जो उस पे खूब जच रहा था, पर चेहरा कुछ पीला और उदास सा लग रहा था। वो उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। महिमा उसके अचानक पकड़ने से सिहर उठी। खुद को संभालते हुए उसके पकड़ से निकलते बोली, क्या हुआ? कुछ काम था? हाँ, कुछ बात करनी है, प्लीज़ बैठकर बात करते हैं। वो बेड के पास ले आया और उसे बैठते हुए बोला, देखो, आई नो मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ना मैंने कभी तुम्हें अहमियत नहीं दी। उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी एक छोटा शब्द है। फिर भी प्लीज़, माफ़ी न सही, अपने किए की सज़ा ही दे दो। तुमने मेरे घर को बिना मेरे इतने अच्छे से संभाला। शायद मैं लायक नहीं, फिर भी एक मौका चाहता हूँ। महिमा कुछ नहीं बोली, न ही उसके चेहरे पर कोई भाव था, और उसको कुछ न बोलता देख केशव फिर मायूस हो गया। वो बोला, माँ बुला रही थी, मेरे ख्याल से तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी कल तबीयत ठीक नहीं थी। उसने एक प्रयास करते हुए कहा। मेरी चिंता आप मत करें, मैं ठीक हूँ, आप जाइएगा ऑफिस, कुछ काम समझने बाकी हैं। वो सपाट में लहजे में बोल वो वहाँ से चली गई। महिमा ने सोच लिया था अब वो अपनी भावनाओं का मजाक उड़ाने किसी को नहीं देगी, न ही फिर से वो शादी के समय वाली महिमा बनेगी। वो मन में निश्चय कर चुकी थी। महिमा केशव के साथ ऑफिस पहुंचती है और उसे आए ऑर्डर के बारे में बताकर अपने काम में लग जाती है। केशव भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता, फिर अपने काम में लग जाता है। लंच टाइम में भी जब महिमा केबिन से बाहर नहीं आती तो वो उसके केबिन में चला जाता है। वो देखता है कि महिमा अब भी फाइलों के बीच घुसी हुई है। वो सीधे आता है और फाइलें बंद करता है। महिमा गुस्से से उसे घूरती है तो केशव मुस्कुराते हुए प्यार से बोला, काम बंद बाद में कर लेना, चलो पहले लंच कर लो। महिमा उसे मना करती है, फिर भी वो नहीं मानता। उसका हाथ खींचते हुए ले जाने लगा तो महिमा को उस पर इतना हक जताना अखर गया, साथ ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो हाथ झटकते हुए गुस्से से बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। केशव बोला, महिमा मैं बस खाने के लिए बोल रहा, फिर काम कर लेना बस। महिमा बोली, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केशव थोड़ा शरारत से बोला, अरे बीवी हो मेरी, कैसे चिंता ना करूं? तो इतने सालों से कहाँ थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी? महिमा बिफरते हुए बोली। केशव उसकी ओर देखा, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। केशव की पकड़ ढीली हो गई। महिमा फिर बोली, बोलिए कहाँ थे तब जब लोग मुझे पूछते थे आपके बारे में? अब कुछ दिन में आके मुझसे माफ़ी मांग के ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो? कि मैं एक अच्छा पति हूँ? बार बार मेरे सामने आके क्या बताना चाहते हो? महिमा रोते हुए बोली। उसको ऐसे दर्द में देख उसके दिल में एक ठेस उठी। वो आगे बढ़ा तो महिमा 2 कदम पीछे हो गई। वो फिर भी उसके पास आया, उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई नो मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, उस वक्त नहीं था तुम्हारे पास, लेकिन अब हूँ। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, और मैं अपनी पत्नी का ख्याल हर हाल में रखूँगा और उसका दिल जीतूँगा। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पास ना आऊँ, कोशिश करूँगा नहीं आने की, लेकिन मेरी पत्नी का ख्याल रखने से तुम नहीं रोक सकती। महिमा आश्चर्य होके उसका बात सुने जा रही थी। केशव आगे बढ़ा, उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लिया। महिमा अब भी उसे ही बुत बनी देखे जा रही थी। केशव आगे बढ़ा और उसके ललाट पर अपने होंठ रख दिए। महिमा की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई, फिर उसके पहले एहसास से बंद हो गई। महिमा को इसकी उम्मीद नहीं थी कि केशव ऐसा कुछ कर जाएगा। केशव ने जब देखा वो आंखें बंद किए उसके एहसास में ही खोई हुई है, तो उसने शरारत से उसके गालों को भी अपने होठों से छू लिया। उसके इसी हरकत से अपने होश में आई तो देखा केशव मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। वो झेप कर इधर उधर देखने लगी। केशव को उसके शर्म से लाल होता चेहरा देख बड़ा प्यार हार आ रहा था। महिमा उसके इस तरह देखने से खींच गई। वो बोली, अपने कैबिन में जाइए, मुझे काम है। केशव हंसते हुए बोला, अगली बार से खाना टाइम से खा लेना और मेरी बीवी से ज़्यादा काम मत करना, वरना इसी तरह मुझे फिर से आना पड़ेगा उसे मनाने।
उसे आंख मारता चला गया। अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था, महिमा को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। कैसे उसने उसे कुछ नहीं बोल पाई, और केशव को क्या हो गया था, कैसे वो मेरे करीब आ गया था और हक हक जताकर चला भी गया, और कैसे उसने मुझे उसके हाथ अपने आप अपने गाल पर चला गया। वो फिर से शर्मा गई। वो सोच ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अंदर आने को कहा तो पियोन था, उसके लिए खाना लाया था। महिमा बोली, पर मैं खाना नहीं मंगवाई। पियोन बोला, मैडम सर ने कहा है कि आपको देने के लिए। उसने उसे टेबल में रखने के लिए कहा। महिमा को केशव की बात याद आ गई। मेरी पत्नी का ख्याल रखना, उसे याद करते हुए खुद में बोली, पागल हो गए, कुछ भी बोलते हैं। फिर उसने भी खाना खा लिया, फिर अपने काम में लग गई। केशव उसका दूर से ही ख्याल रखता। घर में भी कमरे में तभी आता जब महिमा सो जाया करती। ऑफिस टाइम ओवर हो चुका था। सारे एम्प्लॉयज़ चले गए थे। केशव भी अपना काम खत्म कर महिमा के कैबिन की ओर बढ़ गया, और उसने देखा महिमा अभी भी किसी फाइल में उलझी हुई थी। केशव आया और उसकी फाइल बंद करते हुए बोला, वाइफी घर चलने का वक्त हो गया है, बचा काम कल कर लेना। अरे पर बस थोड़ा सा काम बचा है, पूरा तो कर लेने दे। महिमा उससे फाइल लेने के लिए उसके आगे अपना हाथ चलाने लगी। केशव बोला, यार माँ बाप वेट कर रहे होंगे घर पे। महिमा के हाथ रुक गए। उसे ख्याल आया आजकल काम में इतना बिजी हो गई है कि उसे वक्त ही नहीं है मिलता माला जी और प्रवीण जी के साथ बैठने का। उसने केशव की बात मान ली, अपना बैग लेके नीचे आ गई। केशव कार के बाहर खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। केशव ने मुस्कुराते हुए उसके लिए दरवाज़ा खोला। ये केशव बिल्कुल नया था। वो उसके लिए ये सब कर रहा था, उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो अपनी मुस्कान छुपाते हुए अंदर बैठ गई। केशव भी आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बीच बीच में ड्राइविंग करता महिमा को भी देख लेता, जो सीट से सर टिकाए बाहर देख रही थी। दोनों के दरमियान खामोशी पसरी रही। केशव अपना ध्यान उसकी तरफ खींचने के लिए अपने गले को खराशा, फिर बोला, अहम अगर तुम्हें दिक्कत न हो तो क्या मैं एफएम ऑन कर लूँ? महिमा उसकी ओर बिना देखे बोली, आपकी गाड़ी, आपकी जो मर्जी वो करो। केशव धीरे से बोला, आप भी मेरी ही हैं। जी क्या कहा आपने? उसने आधा अधूरा सुना था। केशव बोला, कुछ नए। फिर एफएम ऑन कर दिया, गाना बजाने लगा। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही है। ये गाना उसे चला दिया। जाने के बोल सुनते ही केशव भी उस गाने के साथ गुनगुनाते हुए शरारत से उसे देखे जा रहा था। महिमा को उसकी नज़र अपने ऊपर महसूस हो रही थी। केशव की नज़रें उसके दिल धड़कने के लिए काफ़ी थी। वो खुद को संभालते हुए उसने गाना चेंज कर दिया। जरा सी दिल में दे जगह, ये गाना चल रहा था। महिमा ने फिर से चैनल चेंज कर दिया। महिमा की किस्मत शायद आज खराब थी। अब की बार फिर से रोमांटिक गाना बजने लगा। दिल का दरिया बह ही गया। दूसरी बार जब महिमा हाथ बढ़ाने लगी तो केशव ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गहरी नज़रों से उसे ही देख रहा था। महिमा अपने पलके झपकाए नीचे ही देख रही थी, साथ ही अपना हाथ भी छुड़ाने की कोशिश कर रही थी जो केशव ने पकड़ रखा था। केशव उसके करीब आया और उसके कानों में धीरे से बुदबुदाया, गाने तुमने भले ही बदल दिए हों, अपने ये जज्बात नहीं बदल सकती जो तुम्हारे दिल में मेरे लिए हैं। केशव की सांसें महिमा को अपने गर्दन में महसूस हो रही थी। उसका इतना करीब होना महिमा का दिल धड़का रहा था। उसकी धड़कनों का शोर केशव को भी सुनाई दे रहा था। केशव का भी यही हाल था। वो सुध खोए उसे ही निहारने में लगा था। महिमा खुद को संभाले उसे पुश किया। खिड़की के बाहर देखी तो वो घर आ चुके थे। वो केशव को पीछे छोड़कर घर की ओर बढ़ गई। उसे डर था कहीं माँ या पापा ने देख लिया तो उसके लिए नज़र मिलाना उनसे मुश्किल हो जाएगा। केशव को उसका हड़बड़ी देख हंसी आ गई। वो भी गाड़ी पार्क करता हुआ घर चला आया। हॉल में बैठे प्रवीण जी और माला जी टीवी देख रहे थे। वो भी उनके पास आकर बैठ गया। प्रवीण जी ने उसे देखते हुए बोला, आज आने में लेट कर दी? थोड़ा काम ज़्यादा रह गया था, केशव बोला। फिर उन दोनों के साथ इधर उधर की बातें करने में वो
बिजी हो गया और फिर वो बाद में कमरे की ओर बढ़ गया। महिमा भी कमरे से निकल ही रही थी, केशव से टकराते टकराते बची। उसने उसे जल्दी आने को कहा और किचन की ओर बढ़ गई। खाना गर्म करने के लिए कुछ देर में केशव भी आ गया था। साथ खाने के बाद सब अपने कमरे में चले गए। महिमा जब कमरे में आई, देखा केशव सोफे पर बैठा लैपटॉप लिए अपना काम कर रहा था। वो आई और बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद केशव भी वहाँ पड़े सोफे पर ही सो गया। दिन बीत रहे थे। महिमा भी मौन रहकर केशव की कोशिशों को देख रही थी। धीरे धीरे उसे भी केशव पर भरोसा होने लगा था। फिर भी कहीं ना कहीं वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। केशव को काम के सिलसिले को लेकर 5 दिन के लिए मुंबई जाना था। माहिम के दिल में फिर से डर घर करने लगा। कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी केशव गया और नहीं आया तो वो ये सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी। वो अपने मन के डर को साझा भी नहीं कर सकती थी। ये बेबुनियाद थे। केशव शाम को मुंबई के लिए निकल गया। जाते वक्त केशव ने उसका सर सहलाते हुए कहा था, उससे खुद का और घर का ख्याल रखने के लिए फिर अपना इंतज़ार करने के लिए भी बोल के गया था। रात भर महिमा इधर से उधर करवट बदलती रही। महिमा सुबह उठी, नहा धोकर सबके लिए नाश्ता बनाकर कुछ देर में वो भी ऑफिस चली गई। पूरा दिन किसी किसी काम में खुद को उलझाए रखती, फिर भी ये मन अपने प्रीत के ख्यालों में खो ही जाता। आज 3 दिन हो चुके थे। केशव ने कोई फ़ोन कॉल नहीं किया था, बस अपना काम का अपडेट ईमेल कर देता। खुद फ़ोन करने का सोचती, फिर डायल कर तुरंत काट देती। ऐसे ही करके 5 दिन बीत चुके थे। वो उसका इंतज़ार कर रही थी, पर वो नहीं आया। वो बालकनी में खड़ी गहराती रात को देख रही थी, साथ ही अपना भविष्य अंधेरा होता देख रही थी। वो सोच में गुम थी कि फ़ोन की रिंगटोन ने ध्यान खींचा। स्क्रीन में केशव का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने लपक कर फ़ोन उठा लिया। उसने धीरे से कहा, हेलो। उधर से केशव की आवाज़ आई, हाँ महिमा, मैं परसों आ जाऊँगा, यहाँ कुछ ज़रूरी काम है मेरा। उधर से गानों की आवाज़ें आ रही थी। कुछ सुनाई नहीं दी, इसलिए फ़ोन कट कर दिया। महिमा खुद में ही बड़बड़ाई, न पूछा कैसी हो, न हाल चाल पूछा, बस फरमान सुना गए, नहीं आना, काम तो हो गया। अब कौन सा काम बचा है, मुझे क्या, मुझे कौन सा बता के गए हैं। फिर खुद ही सोचती, हो सकता है नौकरी मिल गई हो, इसलिए नहीं बताना बहाना बना रही हूँ न आने का। या फिर कोई, हाँ क्या सोच रही है तू, यहाँ उसके लिए मरी जा रही है, वो वहाँ अपनी मस्ती में है, जो करना है वो करे, मुझे क्या। उसने अपना सर झटका, फिर सो गई। अगले दिन भी अपनी दिनचर्या में शामिल हो गई। फिर शाम जब घर आई तो हॉल में ठहाके गूंज रहे थे। केशव सबके लिए कुछ ना कुछ लाया था। अपने माता पिता को सफ़र के किस्से बता रहा था। केशव को देख उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, बस प्रवीण जी और माला जी से थोड़ा हालचाल पूछ अपने कमरे को आ गई और इधर से उधर टहलने लगी। ये तो नहीं आने वाले थे ना। केशव भी उसके पीछे पीछे आ गया। उन दोनों को ऐसे जाते देख प्रवीण और माला जी मुस्कुरा दी। अब शायद सब ठीक हो जाए। केशव आया तो देखा महिमा इधर से उधर चक्कर काट रही थी, साथ ही अपनी उंगलियों को भी उलझा रही थी आपस में। वो आया और उसके हाथ को पकड़ता हुआ उसे बेड पर बैठा दिया। उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। महिमा कैसे बताए कि उसे देखते ही मन किया कि उसके गले आ लगूं। फिर ग्लानि भी होती कि न जाने वो क्या क्या सोचती रहती है। महिमा धीरे से बोली, मुझे लगा कि इस बार भी। केशव उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ता हुआ बोला, वो मेरी बेवकूफ़ी थी सबसे बड़ी, जो तुम्हें छोड़ कर गया था, पर अब नहीं। महिमा उसके आंखों में देखने लगी, जहाँ उसके लिए बेपनाह प्यार नजर आ रहा था। केशव आगे बोला, पर अब मुझे तुमसे बेशुमार प्यार हो गया है, अब एक पल भी जी नहीं सकता। महिमा उसके गले लग गई। केशव ने भी उसे कस के भींच लिया। महिमा उससे सर टिकाए सिसकियाँ ले रही थी कि वो बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर डर लगता है कहीं ये फिर से मेरी किस्मत का धोखा न हो। यकीन कर लो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और कहीं नहीं जा रहा छोड़कर। महिमा उससे अलग हुई और बोली, तो कॉल क्यों नहीं कर रहे थे, और आपने तो कहा कि नहीं आ रहे। केशव हंसते हुए बोला,
जिस कंपनी से मुझे निकाला गया था वो फिर से काम करने का ऑफ़र दे रही है, मगर मैंने मना कर दिया। जल्दी काम ख़त्म करके तुम्हारे पास आना था, सो वक्त नहीं मिला। महिमा और एक सवाल दागते हुए बोली, जब कॉल किया था तो गाने की आवाज़ आ रही थी। वो यार, तुम शक करने वाली बीवी बन जा रही हो। महिमा उसे घूरने लगी तो वो बसता हुआ बोला, वो दोस्तों ने पार्टी रखी थी मेरे फेयरवेल के लिए, ये सब छोड़ो और कोई प्यार भरी बातें करो। बोलता हुआ उसे पकड़कर बालकनी में आ गया। वहाँ ठंडी हवाओं के झोंके के बीच एक दूसरे को आलिंगन किए उस पल को महसूस करने लगे। बालकनी में ठंडी हवा के झोंकों के बीच महिमा केशव की बाहों में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ प्रेम नहीं था, एक सवाल था, एक शर्त थी। महिमा ने धीरे से खुद को अलग किया। उसकी आवाज़ में अब कांप नहीं थी, बल्कि ठहराव था। महिमा ने कहा, केशव, प्यार के लिए मैंने 2 साल इंतज़ार किया है। अब मैं दोबारा सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं कर सकती। केशव ने उसकी आंखों में देखा। आज पहली बार उसने महिमा को एक पत्नी नहीं, एक औरत की तरह देखा, जिसने अकेले संघर्ष किया, संभाला और खुद को बनाया। केशव बोला, तुम सही कह रही हो। इस बार अगर तुम मेरा हाथ थामोगी तो इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा पति हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे लायक बन पाया हूँ। महिमा की आंखों में एक आंसू गिरा, लेकिन ये आंसू दर्द का नहीं था। महिमा ने कहा, मुझे साथ चाहिए, सहारा नहीं। मुझे पति चाहिए, मालिक नहीं। अगर तुम फिर कभी गए तो इस बार मैं टूटूंगी नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। केशव ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल निकाला, मुंबई की कंपनी का ऑफ़र वाला मेल खोला और महिमा के सामने ही डिलीट कर दिया। केशव ने कहा, अब मेरा सपना वही है जहाँ तुम हो, और अगर कभी मेरे सपने तुम्हें छोटा करें तो मैं हार मान लूँगा। पहली बार महिमा ने मुस्कुराकर हाथ थामा। नीचे हॉल में प्रवीण जी और माला जी चुपचाप बालकनी की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि आज उनका बेटा जीतना नहीं, सीखना जान गया था। समय बीतता गया। महिमा और केशव ने साथ साथ कारोबार संभाला। केशव ने सॉफ्टवेयर की समझ से व्यापार को नई ऊंचाई दी, और महिमा ने अपने नेतृत्व से उसे इंसानियत से जोड़े रखा। अब लोग महिमा को केशव की पत्नी नहीं, बल्कि महिमा मैडम कहकर जानते थे। एक शाम वही बालकनी, वही ठंडी हवा। केशव ने मुस्कुराकर कहा, जानती हो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? महिमा ने सवालिया नज़रों से देखा। केशव ने कहा, वो लड़की जिसे मैंने कभी अपने स्टैंडर्ड से नीचे समझा था, आज वही मेरी ज़िंदगी का सबसे ऊंचा मुकाम है। महिमा ने मुस्कुराकर उसका कंधा थामा, और इस बार कोई डर नहीं था, कोई इंतज़ार नहीं था, सिर्फ साथ था। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।